हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी बसंत बुक से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसकी आज हम लोग करेंगे व्याख्या। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, यह जो चैप्टर है यह लिखा गया है अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा। यह एक लेख है। वो क्या कहते हैं इसमें कि जो पत्रों की दुनिया है ना, वो भी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस में का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लेखक क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पत्रों की दुनिया है ना, बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही अजीब सी है, क्योंकि जो उनकी उपयोगिता है वो हमेशा से बनी रही है। देखो आज क्या है, हम लोग किसी से बात करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन से बात कर लेते हैं। अपने किसी भी रिश्तेदार से बात करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ोन का उपयोग कर लेते हैं। हम फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल से बात कर लेते हैं या फिर कोई मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, है ना। लेकिन जो मज़ा पत्र में होता है ना, वो फ़ोन में नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि हम जो मैसेज होता है वो फ़ोन से डिलीट हो सकता है। फ़ोन पे जो बात हुई वो हम उसको हमेशा रिकॉर्ड करके तो नहीं रख सकते। तो जो पत्र होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र जो है वो हम बार बार, क्योंकि लिखित रूप में होते हैं हमारे पास, तो हम उनको क्या करते हैं, बार बार हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें हमें लिखने वाले की भावनाओं का पता लगता रहता है। और हालांकि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, है ना, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, वहाँ पर जो है पत्रों का उपयोग जो है वो कम हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि फ़ोन का यूज़ करते हैं हम। लेकिन अगर हम व्यापार की बात करें, राजनीति की बात करें, साहित्य की बात करें और कला के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है पत्रों का उपयोग पहले की अपेक्षा भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। दुनिया का जो तमाम साहित्य है वो पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखो, जो पत्र होता है उसको उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। उत्तरम, जाबू और लेख, ये कौन सी भाषा में कहा जाता है, तेलुगु भाषा में पत्र को, और तमिल में इसे कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पहले के समय में क्या होता था, लोग पत्र लिखा करते थे और अपने पत्रों को बहुत समय तक अपने पास संभाल कर रखते थे, क्योंकि उसमें उनकी यादें छिपी होती थी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत ही में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। भले ही आज के समय में हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर भारत की ही बात करते हैं तो रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पत्र है वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि आपकी क्लास में भी पत्र लेखन सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि पत्रों की अहमियत ही बहुत ज़्यादा होती है। पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें आपको स्कूल में ही सिखाई जाती हैं। और कक्षा 3-4 से पत्र लेखन सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है स्कूलों में, क्योंकि पत्रों की अहमियत ही बहुत ज़्यादा होती है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे ना, उन्होंने क्या किया था, सन 1953 में सही ही कहा था। क्या कहा था उन्होंने? हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है।
ये बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में ही कह दी थी कि पहले जो होता था पत्र लिखने का, पत्र जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते थे, सबसे पहले कबूतर पहुंचाते थे। आपने ये वाला अध्याय जो है चिट्ठियों के बारे में कक्षा 5 में भी पढ़ा है। तो पहले जो है कबूतरों के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। बाद में हरकारे कौन होते थे? जो कि पत्र पहुंचाने का काम करते थे। वो पैदल कई एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। जैसे कि राजदूत आपने देखे होंगे, पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा कि राजाओं महाराजाओं के पास एक राजदूत जाता था पत्र लेकर के। इसी तरह से जो गांव के लोग होते थे उनके जो पत्र होते थे वो हरकारे लेकर जाया करते थे। बाद में क्या हुआ, रेलवे से पत्र पहुंचाए जाने लगे। तार भी एक तरह का पत्र है। तो उससे क्या हुआ, रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब क्या होता है, टेलीफोन से, वायरलेस से और रेडार से तो दुनिया ही बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। विभाग के द्वारा भी डाक व्यवस्था के सुधार के लिए पत्रों को सही दिशा देने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आपको पता है इस बारे में कि बच्चों को स्कूल में पत्र लेखन सिखाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में 1972 से शुरू किया गया। ये कार्य किसके द्वारा किया गया? विश्व डाक संघ के द्वारा। और किसके लिए? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। और ये पहली बार कब किया गया? 1972 में। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया यानी गांव की दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। ये बात हो रही है जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं वहाँ पर। लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में जो पत्र हैं वो बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। बच्चों, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे ना, माता पिता से, दादा दादी से, तो वो भी आपको बताएंगे कि ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जिसने कभी ना कभी ना तो पत्र लिखा, या फिर अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसने पत्र लिखवाया ना हो। और रिश्तेदारों का जब पत्र आता था तो उसका बेसब्री से इंतज़ार कैसे किया करते थे। जब डाकिये आते थे ना तो लोग इंतज़ार किया करते थे। एक डाकिया गांव में आता था तो सारे लोग इकट्ठे हो जाया करते थे ये पूछने के लिए कि क्या उनका कोई पत्र आया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। अब बच्चों देखो, सैनिक जो हैं वो हमारी बाउंड्री लाइन पर हैं और वहाँ पर क्या है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आसानी से नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो बात नहीं हो पाती है। तो सैनिकों को वो सैनिक जो होते हैं वो पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनके परिवार वाले जब भी पत्र लिखते हैं तो वो उस पत्र को बार बार पढ़ते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, उस पत्र को चूमते हैं और बहुत इंतज़ार करते हैं पत्र का। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। पहले के समय में क्या होता था, क्योंकि हरकारी लोग लेकर जाते थे तो पैदल जाने में कई महीनों लग जाते थे। बाद में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ तो पत्र थोड़ा जल्दी पहुंचने लगे, है ना। फिर उसमें आपने देखा होगा जो पत्र होते हैं आजकल उस पर डाक टिकट लिख के लग कर जाती है तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इवन एक टाइमिंग होती है कि इतने समय में पत्र पहुंच ही जाएगा, एक दिन में पहुंच जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जल्दी अब पत्र पहुंचने लगे हैं। लेकिन पहले के समय ये होता था कि पत्रों का महीनों इंतज़ार करना पड़ता था।
परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। आपने कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था, उसमें चिट्ठी पर लिखा रहता था, एड्रेस दिया रहता था, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, यानी उनके नाम, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय तबके के नेता थे, तो उनके नाम पर जो भी पत्र आता था उस पर लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, या फिर महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। तो वो पत्र सबको पता रहता था कि इस समय महात्मा गांधी कहाँ पर हैं, वो पत्र उनके पास पहुँच जाया करता था। अब दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। जितने भी संग्रहालय हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ पर क्या है, दुनिया की जितनी भी जानी मानी हस्तियाँ हैं उनके द्वारा जो लिखित पत्र होते हैं उनको बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। आप जब भी जाएं, आप वहाँ जा कर के जानी मानी हस्तियों के, बड़े बड़े नेताओं के आप पत्र जा कर के पढ़ सकते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना भी है, क्योंकि ये बहुत पहले से पत्र लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप जब उन पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उस समय का समाज कैसा था, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, किस तरह के आपसी रिश्ते होते थे। तो उस तरह से समाज को जानने और समझने का असली पैमाना जो थे वो पत्र हैं, क्योंकि उनको आप आज भी जा कर के पढ़ सकते हो। अब यही बातें अगर मोबाइल पर हों, SMS द्वारा हों, क्या उनको आप पढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत समय तक आप उनको सहेज कर नहीं रख सकते। तो भारत में जो आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने भी अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज अफसर आया करते थे तो वो भी अपने परिवारों को पत्र लिखा करते थे। वो बताते थे कि वो किस तरह से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को, राजाओं को आपस में लड़वा कर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारों को पत्र लिखे वो भी आगे चलकर एक महत्व की पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के लिए मामलों में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी का इतना नाम था कि गांव के लोग उनके पत्रों का इंतज़ार करते थे और उसको वो बहुत ही संभाल कर रखते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र जो है वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनके जो हैं वो 200 पत्र जो हैं बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। दयानंद सरस्वती जी की कौन सी बुक है? उनकी बुक है पत्रों के आईने। तो इसमें क्या है, जो पत्र लिखे गए हैं उनका संकलन किया गया है। उन्होंने पत्रों के आधार पर पूरी पुस्तक ही लिख डाली है इस पर। निराला जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उन्होंने लिखी है हमको लिखियो है कहाँ। तो ये बच्चों आपको याद करने हैं, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखक को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेमचंद की कहानियाँ आपने सुनी होंगी, उपन्यास आपने सुने होंगे। तो जो प्रेमचंद जी थे वो जो नए लेखक थे, नए लेखक, उनको बताते थे कि आपको किस तरह से
पुस्तकें लिखनी चाहिए। वो उनको बताते थे कि आपके लेखन में क्या कमियां हैं, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। तो वो बहुत ही इस तरह के पत्र जो है वो लेखकों के लिए लिखा करते थे, और पत्रों के जवाब में तो बहुत मुस्तैद रहते थे। अगर उनके पास कोई भी पत्र भेजता था तो उसका जवाब वो तुरंत देते थे। जैसे महात्मा गांधी पत्रों का जवाब तुरंत देते थे, और वो इतना अच्छा लिखते थे उन पत्रों में। और कई बार तो लिखते लिखते जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था महात्मा गांधी जी का, तो वो अपने बाएं हाथ से भी लिख दिया करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखे। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी बहुत सारे पत्र लिखे। अब बच्चों, आपको पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है। जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो भी वार्तालाप हुए, जो भी पत्राचार हुआ, उसके ऊपर एक संग्रह प्रकाशित किया गया है। 1915 से 1941 के बीच में जो उन दोनों के बीच में पत्र लिखे गए, उसके ऊपर। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल जो है वो डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। देखो, जब आज़ादी हुई ना, तो कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए, कुछ लोग भारत में रह गए, तो एक किसी का रिश्तेदार कहाँ था, किसी का रिश्तेदार कहाँ था, तो उस समय ज़ोरों शोरों से पत्र लिखे गए, और डाक विभाग ने इस कार्य को बहुत ही बखूबी निभाया। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान के ढांढियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों से दरवाजों तक पहुंचते हैं। अब बच्चों, आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना, तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनके जो एडमिट कार्ड्स आते हैं ना, वो भी खतों के द्वारा आते हैं। तो बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि उनका लेटर कब आएगा। तो करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इनकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे जो है मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही जलते हैं। अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है उन्होंने कि गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं? देखो बच्चों, क्या होता है कि बहुत दूर दराज के गाँव में आज भी बैंकिंग व्यवस्था नहीं है, और क्या होता है कि वहाँ पर उनको जो है टेक्नोलॉजी भी नहीं जानते, जैसे गूगल पे चलाना, किस तरह से वो नेट बैंकिंग से जुड़े हैं, वो नहीं जुड़े हैं। तो क्या करा जाता है, दूर दराज तक आज भी लोग मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से पैसे भेजते हैं अपने घरों में। तो जब वो पैसे भेजते हैं तब वो अपने घर का राशन लाते हैं, तब उनके घरों के चूल्हे जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है, और वहाँ के लोग जो हैं वो डाकिए का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। डाकिए को देवदूत समझा जाता है। जब डाकिया उनके पास चिट्ठी या कोई मनी ऑर्डर लेकर आता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं और उसको एक देवदूत मानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।